कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। और आज का हमारा शो फूड यानी हमारी भोजन से रिलेटेड है, इसलिए आज का रंग है हरा, क्योंकि वहीं से शुरू होती है जिंदगी और स्वाद की असली कहानी। मैं आपकी आवाज का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने न सिर्फ अपने हुनर से एक अलग पहचान बनाई, बल्कि हमारी ट्राइबल फूड हेरिटेज को ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने का वंडरफुल काम किया है। हम बात कर रहे हैं शेफ मधुस्मिता सोरेन की, एक सेलिब्रेटेड culinary इनोवेटर, कल्चरल एम्बेसडर और सोशल चेंज मेकर, जो उड़ीसा की संथाली परंपरा को अपने हर व्यंजन में जीवंत कर देती है। देवी अवार्ड 2025 से सम्मानित, मास्टर शेफ इंडिया सीजन 8 की टॉप 22 कंटेस्टेंट और आज ट्राइबल cuisine को नई पहचान दिलाने वाली एक मजबूत आवाज। तो चलिए बिना देर किए स्वागत करते हैं शेफ मधुस्मिता सोरेन का। वेलकम टू द शो मधुस्मिता जी। नमस्कार, जोहार। थैंक यू आलोक जी कि आपने मेरे को इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया, सो थैंक यू सो मच एंड जोहार फ्रॉम ओडिशा। वंडरफुल, बहुत मजा आ गया मधुस्मिता जी। आपकी तो आवाज इतनी अच्छी है कि हमें लगता है हमारा शो बहुत अच्छा जाएगा। बहुत अच्छा बोलती हैं आप। चलिए, तो मधुस्मिता जी हम शुरुआत शुरू से ही करते हैं। कुछ अपने बचपन के बारे में बताइए, कुछ अपने संथाली रूट्स के बारे में बताइए। कैसी रही आपकी अर्ली जिंदगी, कहाँ पैदाइश हुई, कैसे आप बड़ी हुई, कुछ समथिंग लाइक दैट बताइए कुछ। तो बेसिकली मैं बिलोंग करती हूँ मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रायरंगपुर से। एक छोटा सा गांव है जहाँ पे एक ट्राइबल कम्युनिटी होते हैं और तो वहाँ मेरा एक्चुअली बॉर्न में हूँ नालको में और मेरा जितने भी एजुकेशन भुवनेश्वर में हुआ है। तो मेरे पापा जो हैं वो ही वॉज द ओनली इनकम सोर्स और उनके ऊपर पूरा एंटायर फैमिली डिपेंडेंट थे। तो कहीं ना कहीं मेरे पापा का एक ख्वाहिश था जो मैंने अपने लाइफ में नहीं कर पाया वो मेरी बेटी करे। तो एजुकेशन से लेके सब लाइफस्टाइल से लेके जो भी है एजुकेशन में मेरे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए, साथ में अपने फैमिली को भी संभाल रहे थे। और कहीं ना कहीं मैं एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, उस चीज को लेके भी मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये फेस करना पड़ा कास्टिज्म को लेके। तो ये मेरे लिए बचपन से वो सारा चीज मैं डील कर रही थी और कभी कभी मैं फ्रस्ट्रेट भी हो जाती थी, घर पे आके मम्मी पापा को इस बारे में बोलती थी। तो मेरे पापा बोलते थे कि हम लोग हमारे कम्युनिटी से है तो इससे हम मतलब यही हमारा एक सच है कि इससे हम थोड़ी ना पीछे हट सकते हैं। हम है तो है, अगर तुम अपने कम्युनिटी को रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा। यू हैव टू स्टिक विथ योर कम्युनिटी, चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया के सामने तुम अपने कम्युनिटी के लिए लड़ो, चाहे कुछ भी बोले जो भी करे तुम अपने पैर में खड़ा होके दिखाना, सबको एक मिसाल बना के दिखाना कि हमारे कम्युनिटी किसी कम्युनिटी से कम नहीं है। तो वही मैं छोटे से गांव से हूँ, लेकिन मैं अपने पापा के जो सपने हैं उन्हीं के आंखों के जो सपने उन्होंने देखा था उसी सपनों को मैं पूरा कर रही हूँ, अभी भी जारी है। कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। That's wonderful. तो आपके बाकी जो सेंटिमेंट्स हैं और जो कन्विक्शन है वो बहुत ही स्ट्रांग है, ऐसा लगता है मधुस्मिता। आपकी लाइफ पे आपके पापा का बहुत इन्फ्लुएंस भी है, isn't it? जी जी जी। तो अभी बताइए होटल मैनेजमेंट की तरफ आपका जो इंक्लिनेशन है ये कैसे हुआ? कोई प्लान डिसीजन था या सिर्फ बाई चांस आप होटल मैनेजमेंट में आ गए? बोला जाए तो बाय प्रोफेशन में एक इंजीनियर हूँ। So I have completed my master's in the specialization of electronics and communication engineering और I was literally practicing for PhD। लेकिन somehow उसके बाद मेरा शादी हो गया। शादी होने के बाद एक बड़ी बहू का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं तो मैं अपने फैमिली टाइम के लिए वो सारा चीज मेरे को थोड़ा बहुत क्विट करना पड़ा। और उसी बीच में मेरे पापा का भी थोड़ा बहुत तबीयत खराब हो गया, उनको पैरालिसिस अटैक हुआ था। तो मैं इकलौती हूँ, ना मेरा कोई भाई ना है ना बहन है, तो मुझे सब कुछ देखना पड़ता है। तो समहाउ मेरे पापा का ये था दिमाग में कि वो जबकि एक गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते तो उनको ये चाहिए था कि मैं एक हायर एजुकेशन के बाद एक गवर्नमेंट सेक्टर में एंगेज हो जाऊं। लेकिन मेरे दिमाग में यही था कि मैं जॉब नहीं करूंगी।
मेरे ओके। को कुछ अलग करना है, अपने कम्युनिटी के लिए करना है, जो चीज़ मैं बचपन से फेस करते आई हूँ, उस चीज़ को मुझे चेंज करना है। वो हम्म। मेरे लिए एक मतलब चैलेंजिंग फैक्टर था। तो समहाउ वो चीज़ मेरे पापा को कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो गया था, इवन अभी तक भी मैं कन्विंस नहीं कर पा रही हूँ। हम्म। इतना आगे बढ़ने के बाद, लोगों को एप्रिसिएशन मिलने के बाद, रिकॉग्निशन मिलने के बाद समहाउ पापा के दिमाग में यही है कि मेरी बेटी अगर इतना पढ़ाई की है, इतना ये की है, तो उनको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना चाहिए। तो हम्म। कहीं न कहीं पिछले जनरेशन में जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि मेरी बेटी इंजीनियर बनेगी, डॉक्टर बनेगी, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे करियर है जो कि आप उसको कैरी ऑन या फिर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। हम्म। तो वो चीज़ मैं उनको बहुत बार समझाने की कोशिश की हूँ, लेकिन कहीं न कहीं वो अपने जिद में अड़े हैं और मुझे उनको प्रूफ करने में मतलब मैं लगी हूँ अभी तक प्रूफ करने में। तो पता नहीं वो दिन कब आएगा जबकि मेरे पापा मेरे को बोलेंगे दैट कि आई एम प्राउड ऑफ यू। तो culinary लाइन में घुसना इट वाज़ बाय चांस, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं एक culinary लाइन में घुसूँगी, उसको एक करियर के हिसाब में मैं चुनूँगी। तो हम्म। समहाउ जब आफ्टर मैरिज मैं एक घर की बड़ी बहू बनी, तो सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे पे आया, खाना बनाने से लेके सब कुछ। तो जब मैं खाना बनाती थी तो समहाउ मुझे बहुत एप्रिशिएट कर रहे थे, और हमारे इन-लॉज़ के साइड में टोटल अगर ओवरऑल फैमिली को मिलाया जाए, टोटल 60 नंबर्स ऑफ मेंबर्स आर देयर। तो मैं उनके लिए खाना बनाती थी। कुछ भी गेट ओह। टुगेदर हो जाए तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे पे आता था। ऐसा नहीं कि अकेले मैं ही सँभाल रही थी, तो मेरे को हेल्पिंग हैंड्स मिलते थे। लेकिन हम्म। खाना बनाना का रिस्क, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, तो वो मेरे को दिया जाता था। तो वहीं से थोड़ा बहुत जब एप्रिसिएशन मिला, तो मैं यहाँ पे लोकल जो है, वहीं पे मैं कुकिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने लगी, थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी करने लगी। जब मैं कुकिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट की, तो वहीं पे मैं ना क्या की, ट्राइबल कम्युनिटी में जो लोकल फार्म प्रोड्यूस होते हैं, उस हम्म। चीज़ को लेके मैंने फ्यूज़न करना स्टार्ट किया। तो ओके। समहाउ उनके लिए इंटरेस्टिंग भी था, तो वहीं पे मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला। मैं बहुत सारे ऐसे लोकल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट की, तो मुझ में थोड़ा बहुत मोटिवेशन, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया अपने क्विज़िन को लेके। फिर मैं हम्म। मास्टर शेफ़ 2022 में पार्टिसिपेट की। ओके। वहीं से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। भाई, तो आई एम अमेज्ड, मतलब आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। आप किस तरह से, आपने, यू आर इंजीनियर, और इंजीनियर बन के आपने कुकिंग शुरू किया घर के अंदर या ससुराल के अंदर, और आप मास्टर शेफ तक पहुंच, तो आपका मतलब है मुझसे, आपने होटल मैनेजमेंट का जो फॉर्मल कोर्स है वो नहीं किया है, तो फिर आप शेफ कैसे बन गए? आप होटल नहीं, मैनेजमेंट का कोर्स भी किया है होटल में आपने? नहीं, होटल मैनेजमेंट का कोर्स मैंने नहीं किया है। मैं जैसे कि अभी भी बोलती हूँ, बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर, बट बाय पैशन आई एम ए शेफ। तो मैं भाई। जब मास्टर शेफ में गई, तो वहां से मेरा मतलब एक टर्नओवर था जो कि मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट बन गया। उसके बाद धीरे धीरे मैं प्रोफेशनल में पूरा घुसी। Oh, wonderful. That is amazing. मधुस्मिता जी, आई एम वेरी इम्प्रेस। कमाल है। अच्छा, दैट्स ग्रेट। मतलब आप इंजीनियर होके एंड यू टर्न इनटू ए प्रोफेशनल कुक और शेफ बाय चॉइस, है ना? ऐसा जी, कहना चाहिए, जी, बाय जी। चॉइस। वाह। तो अच्छा, तो अब चलिए, अपन इतनी बात कर रहे हैं, तो ये बताइए कि बचपन में भी कोई इंटरेस्ट था? व्हेन यू वर ए यंग गर्ल और 14-15 इयर्स, मदर कुछ आपको सिखाती थी, भाई ये ट्राइबल रेसिपी है, ये है, दिस एंड दैट, ऐसा भी कुछ होता था बचपन में? जैसे कि मैं पहले से बोली हूँ कि मैं इकलौती हूँ, मम्मी-पापा और मैं, हम्म। हम तीनों रहते थे। पापा गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते थे, तो हमारे पास एक सरकारी क्वार्टर होते थे। तो ओके। बीच-बीच में मम्मी-पापा का जब भी पापा तो वैसे भी वो कुकिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, तो मम्मी जब भी कुछ खाना बनाती थी, तो मैं वहीं से उनसे सीखती थी। तो मम्मी जो है वो बहुत नॉर्मल खाना बनाती थी, ज़्यादा वो एक्सपेरिमेंटल चीज़ नहीं करती थी। तो हम्म। धीरे-धीरे जब मम्मी का तबीयत खराब होता है, तो मैं बस बेसिक चीज़ें बनाती थी, दाल, चावल, सब्जी वगैरह जो भी होता है। राइट, लेकिन राइट, राइट। हमारे कम्युनिटी में जो होते हैं ऑकेजनली, जो हमारे जितने भी फेस्टिवल। फंक्शंस होते हैं, वहीं पे जो भी हमारे कम्युनिटी में खाना बनाया जाता है, तो वो मेरी मम्मी बनाती थी।
तो मैं उनको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती हूँ कि ये क्या है, ये क्या नहीं है, कैसे है। तो मेरी मम्मी मेरे को उनके नॉलेज में वो जितना जानती है वो मेरे को मतलब बताती है। तो उस चीज को मैं सोची हूँ कि इस चीज का एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो मेरे दिमाग में अतरंगी ख्याल आते रहते हैं हमेशा। तो मैं चाहती थी कि जो चीजें लोगों को पता नहीं है तो क्यों ना मैं उस चीज को आगे लेके चलूं। तो कहीं ना कहीं उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, तो आप 1 to 1 करके कितने लोगों को कन्विंस करोगे। तो जब भी मैं अपने कम्युनिटी का खाना या फिर ट्राइबल खाना कुछ भी होता है कभी भी मैं देती हूँ तो वो पूछते ये क्या है। तो जब जैसे कि हमारे साउथ इंडियन में इडली, डोसा, सांभर सबको पता है, घर घर में पता है, हमेशा हर घर में बनाया जाता है। लेकिन मैं वही चाहती हूँ कि जो हमारा खाना है सबको पता होना चाहिए, हर घर में बनाया जाए कि हाँ ये ट्राइबल कम्युनिटी के हैं। कि जैसे मिलेट हर घर में बनाया जाता है, लेकिन पिछले ये में मिलेट खाया जाता था, अभी उसको प्रॉपर ब्रांडिंग कर दिया है, उसको अभी डाइट के हिसाब में लिया जा रहा है। तो समहाउ कि ये मेरे तरफ से एक इनिशिएटिव था और मेरे दिमाग में था, लेकिन प्रॉपर एक्सपोजर के लिए मुझे बैक सपोर्ट नहीं मिल रहा था, और वो बैक सपोर्ट मुझे मेरे इन-लॉज से मिले हैं। वंडरफुल। तो चलिए इसी सपोर्ट की बात पे और इसी बैक सपोर्ट की बात पे हम रुक के एक गाना सुन लेते हैं, एक इंटरेस्टिंग सा गाना, और उसके बाद में हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, राइट? जी। मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक तुझे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा। तू घटा है फुहार की, मैं घड़ी इंतजार की, अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है। तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है। तेरे नाम की कोई धड़क है ना। डोर का एक मैं सिरा और तेरा है दूसरा, जुड़ सके बीच में कई तड़प है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है। तेरे नाम की कोई सड़क है ना,
ओके, वेलकम बैक मधुस्मिता जी। तो अब ये बताइए कि ट्राइबल कुजीन को प्रमोट करने की आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? आपके खुद के दिमाग में ही था कि मैं इसको प्रमोट करूं? किस तरह से आपने ये सोचा कि हमें क्या करना है? और ये भी बताइए कि अगर संथाली या ट्राइबल कुजीन को आप डिस्क्राइब कैसे करेंगी? क्या होती है एक संथाली डिश या एक कुजीन? इसके बारे में कुछ बताइए हमें शॉर्ट में। जी। ट्राइबल क्विज़िन एक बहुत ऑर्गेनिक चीज़ें होते हैं, क्योंकि आजकल जितने भी मार्केट में जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, बहुत सारे केमिकल ऐड होता है। जैसे ओके। कि हम फूड कलर की बात करते हैं, फूड कलर जो यूज़ करते हैं, बेसिकली हमें बताया जाता है कि फूड कलर आप यूज़ मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत मतलब हार्मफुल। खराब होता है सेहत के लिए। तो जैसे राइट। कि नॉर्मली हम ऑर्गेनिक फूड कलर कैसे निकालेंगे, जैसे कि ब्लू प्ली का फ्लावर हो गया, मैरीगोल्ड का फ्लावर हो गया, येलो कलर निकल जाता है, ब्लू कलर निकल जाता है, बीट रूट का कलर निकल जाता है, ऑरेंज कलर निकल जाता है गाजर से। दीज आर द थिंग्स कि जो हम ऑर्गेनिक अगर हम लोगों को देंगे, तब जाके लोगों को समझ में आएगा कि हम केमिकल चीजों से कितना दूर रहेंगे। ट्राइबल फूड इज समथिंग लाइक दैट कि जो आप ऑर्गेनिक चीजें, लोकल फार्म प्रोड्यूस चीजें जितना खाएंगे, तो आपका लाइफ स्पैन बढ़ते ही जाएगा। तो ओके। somehow people are unaware of the things कि जैसे कि हमारा हो गया खसारी दाल, जो ओके। कि वो एक दाल होता है बेसन, जैसे कि बेसन हम लोग यूज करते हैं पकोड़े के लिए, सब कुछ जो होता है। तो ग्रास भी वही होता है जो खसारी दाल बोलते हैं, बिहार में बहुत फेमस होता है, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं होता है। तो मेरे को लगा कि सोशल मीडिया इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। उसको आप ओके। पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो, नेगेटिव वे में ले सकते हो। आप उसको कैसे यूज करोगे वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ओके। मुझे जब सोशल मीडिया में मैं जब आई शादी के बाद, तो मैं सोची कि मैं अपने ट्राइबल क्विज़िन का फोटोग्राफी करूंगी, उसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दूंगी, उनको समझाऊंगी, हर एक कोने से सारा चीज में लेके मैं अपने सोशल मीडिया में डालने लगी। फिर ओके। धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने लगा, क्योंकि मैं जब सोशल मीडिया में डाली, फिर लोगों को पता चला, क्योंकि मैं जिस सराउंडिंग में थी वहां पे मेरे खुद के लोग थे जो कि मुझे डिमोटिवेट करते थे। लेकिन ओके। जब मैं पोस्ट करने लगी अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस वर्ल्ड, जब मेरे को पूछने लगे कि अरे ये चीज क्या है, ये मेरे लिए नया है, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि चलो लोगों का इंटरेस्ट है, और मैं उन लोगों के लिए काम करते गई। धीरे धीरे मैं जब क्विज़िन को प्रॉपर मतलब डॉक्यूमेंटेशन किया, सब कुछ किया, फिर उसके बाद उस इंग्रेडिएंट्स को लेके मैंने फ्यूजन करना स्टार्ट किया। जैसे ओके। कि हमारे इटालियन डिश होते हैं एरेंसिनी बॉल। एरेंसिनी बॉल में हमारा एर्बोरियो राइस यूज होता है, जो कि लोकल राइस है वहाँ का। तो मैं यहाँ पे क्या करती थी, रेड राइस ओके। यूज करती थी। अदर सब्स्टिट्यूट में, अदर सब्स्टिट्यूट के हिसाब से जितने भी ट्राइबल क्विज़िन होता है, ट्राइबल इंग्रेडिएंट्स होता है, उस चीज को मैं इन्फ्यूज करते गई। धीरे धीरे प्रॉपर एग्जीक्यूशन होने लगा, और उस चीज भी मैं मास्टर शेफ में की। और मास्टर शेफ में मेरा हिट हुआ था रेड वेवर एंट का चटनी। ओके। 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 तो ऐसा करते हैं कि मास्टर शेफ के बारे में हमें आपसे लंबी चौड़ी बातचीत करनी है, लेकिन उससे पहले हम एक गाने का ब्रेक ले लेते हैं और फिर मास्टर शेफ के बारे में बातें करते हैं। और ये चटनी के बारे में हमें जरूर बताइएगा, ये क्या होती है और कैसे बनाई है आपने। जी ओके। जी। ओके। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी,
किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। हाँ, ओके मधुस्मिता जी, अब आप हमें बताइए कि आपकी ये जर्नी मास्टर शेफ वाली इंडिया सीजन 8 ये क्या शुरू हुई है? हाउ यू गॉट इनटू मास्टर शेफ? क्या इसकी प्रिलिमिनरीज कैसे हुई, क्या हुआ, ये इसके बारे में कुछ बताइए। मास्टर शेफ में जाना मेरा कभी भी सपना नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि मैं बचपन से देखती थी, मैं कुकिंग शोज देखती हूँ, सब कुछ देखती हूँ, लेकिन मैं जब मास्टर शेफ देखती थी मैं कभी दिमाग में नहीं लाई थी कि मैं मास्टर शेफ में जाऊंगी, क्योंकि मेरे को ये औकात से बाहर लग रहा था कि ये मेरे औकात की नहीं है, वो वाला फीलिंग्स आते थे। तो जब मास्टर शेफ का ऑडिशन में 2022 में दी थी, जो कि सीजन 7 में मैं 2 राउंड तक गई, उसके बाद मेरे को एलिमिनेट किया गया। और उनका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है सिटी वाइज, फिर उसके बाद जोन वाइज, फिर उसके बाद हमारा फाइनल मुंबई में ऑडिशन होते हैं। तो टोटल 10 ऑडिशंस होते हैं। तो जब सीजन 7 में मैं गई तो मेरे को पता लग गया कि उनको क्या चाहिए। उनको फैसिनेटिंग चीज चाहिए, उनको कॉन्टेम्प्रेरी चाहिए, उनको फ्यूजन चाहिए, उनको ऐसे टिपिकल ऑर्गेनिक डिशेस नहीं चाहिए होता है। उनको सिर्फ मतलब जो दूर से सुंदर दिखे वैसे वाला चीज चाहिए होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, सीजन 7 में मैं जो डिश लेके गई थी वो चीज मैं सीजन 8 में उसको फैसिनेटिंग वे में लेके गई और उनको पता नहीं चला, उन्होंने मेरे को सिलेक्ट कर दिया। अरे वाह, वंडरफुल। अच्छा, हाँ, सिलेक्ट कर दिया। तो सिटी में मेरा हो गया सिलेक्शन, फिर जोन में मेरे को ले गए, सिलेक्शन हो गया। मुंबई में मैं ले गए, मेरे को सिलेक्शन हो गया। मुंबई में मैं जब सेलिब्रिटी शेफ से मिली और उनका जो मतलब तारीफ उन्होंने जो किया, रेड वेवर एंड का जो चटनी मैंने बनाया था, जो मैंने पेयर अप किया था, तो समहाउ उनको बहुत अच्छा लगा कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू जो था, आपने जैसे प्लेट में रखा है, आपने दिमाग से बहुत अच्छा सोचा है। तो वो चीज जो उन्होंने बोला ना, कि मैं बोली जिस चीज के लिए मैं स्ट्रगल कर रही थी, जिस चीज के लिए मैं चाहती थी कि एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिले ट्राइबल क्विज़न को लेके, चलो यहाँ पे आके वो चीज हो रहा है, वो सपना मैं वहीं पे देख रही थी। तो अच्छा लगा वहां पे। कौन से सेलिब्रिटी है ये? विकास वगैरह? विकास थे क्या? शेफ विकास? शेफ रणबीर ब्रार थे, शेफ विकास खन्ना थे और पूजा डेंगरा। अच्छा, पूजा डेंगरा भी थी। ओके ओके, अच्छा उस सीजन में आप थी। तो अच्छा ये बताओ कि आपने केवल वहाँ चटनी बनाई और क्या क्या डिश बनाई? ट्राइबल डिश और कौन कौन सी बनाई आपने? ट्राइबल डिश जैसे कि पोलेंता होता है, पोलेंता जो होता है उसका मैं बनाई थी। फिर हमारा जो पैन शेड चिकन होता है वो बनाई थी, राइस बियर बनाई थी, रेड वेवर एंड का चटनी बनाई थी, एरिनसिनी बॉल बनाई थी।
तो ऐसे ही बहुत कुछ चीजें थे जो कि मैं वहां पे जाके मैंने बनाए हैं। ओके और वहां पे उनको मेरे को लोकल इंग्रेडिएंट जो होते हैं मैं खुद से लेके गई थी, क्योंकि उनको ये सब नया लग रहा था, उनके लिए मिलना बहुत मुश्किल होता था। ओके ओके अच्छा, you जी carried all the ingredients with you. जी हाँ। Okay. जैसे कि इमली का चटनी सब लोग खाते हैं, लेकिन इमली का पत्ते का चटनी सब लोग नहीं खाते, कम खाते हैं, उनको ओके पता भी नहीं होता है। तो वो सारा ओके चीज क्रिएटिविटी वहीं पे करने लगी मैं। ओके अच्छा, आप ये बताओ मधुस्मिता, आप तो यू आर द फर्स्ट वन जिससे हमारा मास्टर शेफ के अंदर आपका एंट्री हुआ है, एंड यू हैव बीन गॉन थ्रू द होल प्रोसेस। जी कि ये जो कॉमन क्यूरियोसिटी होती है कि ये जो सारा शो है ये कैसे कंडक्ट होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि ये सारा स्क्रिप्टेड है, या ये पूरी तरह रियल होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, क्या होता है, कुछ इसके बारे में बताइए हमें। ये सही है कि ये स्क्रिप्टेड होता है, ये पूरा स्क्रिप्टेड होता है, क्योंकि उनको दिखाने जहाँ पे टीआरपी मिलेगा। आप जितना ओके दिखाओगे आपका टीआरपी उतना ही मिलेगा, और चैनल वाले चाहते हैं कि हमारा चैनल कैसे हाइक रहे, नंबर 1 पे रहे। ओके तो वहां पे मेरे को बोला जाता है कि आपको रोना पड़ेगा, आपको ये सब चीजें करना पड़ेगा, जो मेरे से नहीं हो पाएगा। जो ओके चीजें मतलब आप कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकालेंगे, आपको वहीं पे बोलेंगे कि आप ऐसे चीजें करो, वैसे चीजें करो, आप फैमिली के अगेंस्ट में बोलो, जो चीजें नहीं है मैं क्यों बोलूं, उनके वजह ओके से मैं वहां पे हूं, तो मैं वो चीज नहीं कर सकती। तो कहीं ओके ना कहीं मैं चाहती थी कि मैं यहाँ पे जिस मकसद से आई हूँ बस मैं उसी में टिकी रहूं, जैसे कि मुझे ट्राइबल क्विज़िन को रिप्रेजेंट करना है। तो मैं वहां पे गई, मेरे लिए जितना हो पाया मैंने वहां पे किया, लेकिन जैसे कि उनके हिसाब से जैसे करना चाहिए था वो मेरे से नहीं हो पा रहा था। तो ओके समहा जो बोलते हैं कि 1 घंटे का टाइम मिलता है, वो चीजें उसी के अंदर आपको करना चाहिए। आप पेंट्री एरिया में जाके सारा सामान लाना होगा, सब कुछ नीचे रहता है, बस आपको कैमरा के लिए भागा दौड़ा करना पड़ता है। थोड़ा अच्छा बहुत ये अच्छा, वो तो बड़ा एकदम हसल बसल होता है, वहां जल्दी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं एंड ऑल हाँ, दैट। सब कुछ अच्छा आपके नीचे ही होता है, बस नीचे ही ओके होता है, बस आपको कैमरे के लिए ये करना पड़ता है। वो 1 घंटे से भी पार हो जाता है, फाइनल काउंटडाउन सिर्फ दिखावा के लिए होता है। सो जितने भी रियलिटी शो होते हैं ना सर, वो सारा का सारा स्क्रिप्टेड होते हैं, और वैसे ही स्क्रिप्टेड होते हैं जैसे टीवी में दिखाया जाएगा और किसको लेके टीआरपी बन सकता है। ओके जैसे कोई एलिमिनेट होता है तो वो रोता है, ये करता है, और वो सारी चीजें होती हैं। ओके ओके हाँ, तो वो एलिमिनेट सा वही होते हैं जो लोग उनके कंडीशंस नहीं मानते हैं। ओके 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 सिंपल सी बात है, एलिमिनेशन हुई तो वही चीजें होते हैं। एलिमिनेशंस उन लोगों को किया जाता है जो उनके अकॉर्डिंगली नहीं जा कर पाते हैं, या फिर कुछ ऐसे, या फिर ऐसे भी देखते हैं कि आजकल जमाना हो गया है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में कितने फॉलोवर्स है, किनका कितना रीच है, उनको अगर आगे लेंगे तो उनके फॉलोवर्स हमारे पेज को ये करेंगे, तो उनके जरिए हमें बहुत हाइक मिलेगा, टीआरपी मिलेगा, तो वो दिमाग में रहता है सर। तो वो सही है कि रियलिटी शो स्क्रिप्टेड ही होते हैं। ओके आई मीन ठीक है, अभी द होल होल एंगल इज डिफरेंट, मतलब या तो आपकी जो डिश है या जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो कोई बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं है वहां, मतलब इट इज आल्सो ए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बट इट्स नॉट द सोल क्राइटेरिया। एंड अच्छा ये बताओ मधुस्मिता, मैं आई मीन थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूँ कि जो जी आपकी लुक है या जो आपकी पर्सनैलिटी है, इज इट जी ऑल्सो ए फैक्टर to या continue as the participant? या देयर इज अ फैक्टर कि मैं जब गई थी वहां पे मुंबई में, मेरे को जब कॉल आया तो उन्होंने Hmm. मेरे को बोला कि आपको अपने साथ 20-25 साड़ियां लेके आना है। सो Okay. आई वॉज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड टू वेयर साड़ी, क्योंकि साड़ी पहन के वहां पे भागा दौड़ी, क्योंकि हम आप लोग जितने टीवी में देखे हैं कि भागा दौड़ी करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, तो Hmm. समहाउ हम लोग टीवी में जितना देखे उस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता था। Hmm. तो Hmm. कहीं ना कहीं जब मेरे को साड़ी लेके बोले कि आपको 20-25 साड़ियां लेके आना है, साथ में ज्वेलरी लेके आना है, इतना कुछ जो भी था, तो Hmm. समहाउ मुझे वो चीजें थोड़ा बहुत खटका, क्योंकि हम क्या पहनेंगे वो आप क्यों डिसाइड करोगे। Okay. Okay. मेरा वही बोलना था। तो जैसे कि मैं ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, तो उन्होंने मेरे को
मतलब एक गांव से आई हुई लड़की के तरह शो ऑफ करना चाहते थे। ओके ओके ओके। तो हमारा जो वे ऑफ ड्रेपिंग स्टाइल होता है साड़ी का, तो मुझे वैसे पहनने के लिए बोला गया। और पूरा भर भर के ज्वेलरी पहनो, आप बन बनाओ, बालों का बन बनाओ, वैसे करके मेरा मेकअप भी पूरा मतलब मेरा जितना कॉम्प्लेक्स है उसका एक टोन डाउन करके मेरा मेकअप किया हुआ था। ना मेरा अच्छा। कुछ हाँ, मैं ना मेरे को कुछ इतना काजल, आईलाइनर ऐसा कुछ नहीं लगाया गया था। आई वॉज लिटरली लुकिंग लाइक ए भिखारी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विथ माई एक्टर और मेरा लुक या जो भी है, लेकिन समहाउ इट्स ओके फाइन। तो ये चीजें भी आई थॉट कि चलो छोड़ो, मैं कर लेती हूँ। But somehow day to day when they ask that do you have any other jewelry you have to wear like आपको पूरा नई नवेली दुल्हन की तरह, मैं बोली यहाँ पे मैं कुकिंग करने आई हूँ या फिर मैं ये ज्वेलरी पहन के ये सारा चीज करूंगी। तो मैं उनको बोली कि नहीं मेरे पास नहीं है। और वहां पे मैं 2 जोड़े चप्पल लेके गई थी, क्योंकि हमारा भी लिमिट होता है कि एयरपोर्ट में आपको 15 किलो से ज्यादा नहीं लेना है। अगर 20-25 किलो साड़ी लेंगे तो मैं चप्पल कैसे क्या लूंगी। तो मैं 2 जोड़ा चप्पल ली हूँ। तो उनको चाहिए था हील्स पहनो, ये पहनो। गांव से बुलाए हुआ लड़की को आप हील पहनने के लिए बोलोगे, वो कैसे होगा। और ऊपर से मतलब मेरे कॉम्पिटिटर के हिसाब से और एक को रखा गया था ट्राइबल से, तो वो मेघालय से थी। आई डोंट वांट टू टेक हर नेम। So she was from Meghalaya, but her outfit was totally western, totally western. तो मैं वही बोली, मेघालय से कहाँ पे वेस्टर्न पहनते हैं, वो लोग भी तो वेस्टर्न नहीं पहनते, उनका भी अटेयर अलग ही होता है। तो somehow it was bit unfair for me कि रिगार्डिंग माय कॉस्ट्यूम या फिर जो भी है। तो एक थी राजस्थानी से, वो पूरा घूंघट पहन के पूरा मारवाड़ी स्टाइल में पहन के आती थी। ओके ओके, तो शायद मैंने भी देखा है वो शो है। हाँ, तो वही। सो यू मस्ट बी गेटिंग दैट कि मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। सो आई डोंट वांट टू टेक हर नेम्स। तो सिमिलरली दे वाज आल्सो लुकिंग दैट कि मैं नथनी पहनूं, ये पहनूं। मेरे से वो सब चीजें नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेरे को लिटरली कुकिंग करना है। तो वो कहीं ना कहीं वो सारे चीज मेरे पे प्रेशराइज हो रहे थे कि आप थोड़ा ऐसे पहनो, वैसे पहनो, ये पहनो, वो पहनो, अगर नहीं है तो आप खरीद लो। हम क्यों खरीदेंगे, अगर आपको चाहिए तो आप फाइनेंस कीजिए ना, हम अपने हाथों से पैसे खर्च क्यों करें। सही बात है। तो वही सब चीजें वहीं पे पॉलिटिक्स बहुत चल रहा था। लेकिन हाँ, जब मैं गई मुंबई, जो हम लोग को ग्रूमिंग किया जाता था, वहां पे लिटरली हम लोग को बोला गया था that master chef cooking show is not only about cooking. Okay. There will be only 30% cooking and 70% will be about you only. Your stories will be reflecting on your face. Don't think that you should go only for cooking. आप कुकिंग में ज्यादा डेडिकेट मत रहिए, कुकिंग हो जाएगा, प्लेटिंग कच्चा रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन आपको शोकेस करना है हमें। तो आपका स्टोरी एटलीस्ट एक स्ट्रॉन्ग मतलब क्या स्टोरी बना के लाइए। हाँ, एक ह्यूमन एंगल कह लो या कोई ट्राइबल एंगल कह लो या व्हाटएवर, मतलब कोई पर्सनल टच होना चाहिए उसमें। हाँ, तो वो लोग चाहते थे। तो जो मेरे लाइफ में है तो मैं इतना ही बोलूंगी ना। तो मैं अगर मेरे पास 2 पैर है तो मैं 2 पैर ही बोलूंगी, थोड़ी ना 4 पैर बोलूंगी, नहीं बोल पाऊंगी। तो उनको वैसे वाला चाहिए था। तो वो मेरे से वो स्टोरी वोरी मेरे से नहीं हो पा रहा था। मैं लिटरली बहुत नॉर्मल गई थी, और उनको कहीं ना कहीं मेरे को मतलब गांव से आई हुई लड़की ऐसे वैसे वाला उनको शोकेस करना था। वैसे भी मेरा मेकअप किया गया था, तो समझ ओके। लेकिन मेरे को जितना प्लेटफॉर्म मिला, आई एम वेरी मच हैप्पी विद दैट। ओके, दैट्स वंडरफुल। आप मजा आ गया आपके साथ बात करके, एंड इट इज सो रिवीलिंग। इतनी सारी चीजें बता दी आपने। एंड मधुस्मिता, जहां तक मुझे लगता है आपका ट्राइबल लुक कैसे, जो भी मैंने आपका थोड़ा बहुत फोटोग्राफ देखा है, तो यू आर सो आई मीन गुड लुकिंग। तो आपको उन्होंने बिल्कुल ट्राइबल लड़की बना दिया। दैट्स वेरी। तो अब ये क्वेश्चन पूछने की तो जरूरत नहीं है कि आपको क्या कभी फेवरेट महसूस हुआ या कंपटीशन फेयर था। तो अब ये क्वेश्चन तो इरेलेवेंट हो गया मेरे ख्याल में। तो यू हैव ऑलरेडी आंसर्ड दैट, है ना। कोई खास मेमोरेबल मोमेंट वहां का मास्टर शेफ का अगर शेयर करना चाहो, कोई भी एक टच मोमेंट जो आपको अच्छा लगा, या बिगेस्ट लर्निंग वहां से क्या मिली आपको। लर्निंग एक होता है लाइफ में, अगर कभी भी कहीं कंपटीशन में जाओ, जरूरी नहीं कि आप वहां से जीत के आओ। ओके।
तो मेरे लिए वहां पे था कि मेरे को प्लेटफॉर्म मिला, वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। तो मैं टीवी में आ रही हूँ, मेरे इन लॉज बहुत खुश है, सिवाय एक इंसान, मेरे पापा। अच्छा, और अच्छा, अच्छा। हाँ, मेरे ओके। इन लॉज, मेरे जो ससुर जी है, मेरे पापा को समझा रहे कि देखो आपकी बेटी इतने आगे तक बढ़ गई है, उसको नेशनल रिकॉग्निशन मिल गया है, ये फिर भी मेरे पापा को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ओके, तो ओके। हाँ, तो वहां पे मेरे को एक चीज खराब लगा कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स लोगों का फैमिली लोग आते थे, उनका एकोमोडेशन, ट्रैवल सब कुछ दिया जा रहा था। मेरे साथ मेरे हस्बैंड गए थे, तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि सिर्फ वो मेरे को ही सिर्फ मतलब एकोमोडेशन दिया जाएगा, हस्बैंड को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हस्बैंड को हम टेलीकास्ट नहीं कर रहे। तो वो ओके, चीज मेरे लिए अनफेयर था, क्योंकि वो अलग जगह पे रहते थे, मैं अलग जगह पे रहती थी। ओके। और वहीं से जब मैं सबके साथ मिली और बातें बातें की, सब कुछ की, लेकिन बैक स्टेज में बहुत सारे लोग होते हैं, जितने फ्रंट स्क्रीन में रहते हैं सब लोग तो जानते हैं उनको, लेकिन बैक स्टेज में कैमरा सेक्शन हो गया, हाँ, बहुत है। हमारे जितने भी मेकअप सेक्शन हो गया, दे वर लिटरली फीलिंग बैड फॉर मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। रात के 2 बजे मेरा एलिमिनेशन हुआ एंड दे वर लिटरली क्राइंग फॉर मी। एंड वो चीज मेरे को लगा कि मैं जितना दिन वहां पे थी, एक बॉन्डिंग बना के आई हूँ, आज तक मेरे साथ वो कनेक्शन है। एंडेमल शाइन के जितने भी लोग हैं वो मेरे साथ कनेक्टेड है, मेरे से बात करते हैं। तो मैं बोली चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, मेरे साथ एक लोगों का कनेक्शंस जो है ना वो बन गया। तो मेरे लिए ना हमेशा यही रहता है, कभी भी मैं किसी को भी ट्रेनिंग देती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ कि कहीं पे भी जाओ, जीतने के लिए मत जाओ, बस एक कनेक्शन रखो। लेकिन बॉन्डिंग एक ऐसी चीज होता है कि आप लाइफ टाइम कनेक्टेड रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए ना, एक कनेक्शन लाइफ टाइम रहता है। वंडरफुल, वंडरफुल। बहुत मजा आ गया बात करके, और इतनी अच्छी बात कही है कि आप जीतने के लिए मत जाओ, पार्टिसिपेट करो एंड यू ऑलवेज लर्न समथिंग। और आपने कहा बेस्ट बैक स्टेज लोगों से भी आपकी बॉन्डिंग बन गया, दैट्स गुड। तो अब यहाँ रुक के हम एक गाना सुन लेते हैं। इतनी सारी मास्टर शेफ की हमने बातें कर ली और आपने हमें इतने सारे इनर सीक्रेट्स भी बता दिए मास्टर शेफ के, तो ये तो हमें पता ही नहीं था बिल्कुल। और अब हम मास्टर शेफ का सीजन देखेंगे तो वी विल व्यू द होल थिंग फ्रॉम ए डिफरेंट एंगल। ओके, ओके, दैट्स गुड। चलो तो रुक जाते हैं हम, है ना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओले ओले ओ, 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 ओले ओले ओ। बढ़ना है आगे, अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओले ओले ओ, 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 ओले ओले ओ।
गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आज जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडे ओडे हो, ओडे ओडे हो, ओडे ओडे हो, ओडे ओडे हो। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हर जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडे ओडे हो, अरे इतने इतने हो। ओके, वेलकम बैक। अभी मधुस्मिता जी, आपको अपने काम के लिए बहुत सारे अचीवमेंट्स के लिए कई अवार्ड्स भी मिले हैं। देवी अवार्ड 2025 और टाटा स्टील फाउंडेशन, उड़ीसा टूरिज्म के साथ भी आप काम कर रहे हो। तो इसके बारे में हमें थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए कि अवार्ड आपके लिए कितने स्पेशल रहे, कैसे कैसे रहे, इसके बारे में कुछ बताइए। अवार्ड के बारे में अगर बोलूं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं काम करूंगी तो मेरे को अवार्ड मिलेगा। मैं अपने काम में ही लगी रहती हूँ और मेरे को एक एक करके कॉल आता है कि आपको फेलिसिटेट किया जाएगा, आपको ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि शायद मैंने कुछ किया है, इस वजह से मेरे को फेलिसिटेट किया जा रहा है, ताकि मैं अपने कम्युनिटी के लिए एक इंस्पिरेशन बनूं, ताकि मेरे को देख के कोई आगे बढ़े। तो मेरे दिमाग में यही आता है। और जब मैं मास्टर शेफ से आई, मैं आपको बोली कि मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट तब हुआ जब मैं मास्टर शेफ से आई। तो मैं टाटा स्टील फाउंडेशन के साथ एसोसिएटेड हूँ, क्योंकि मैं हमेशा हर मतलब रूरल एरिया में ट्राइबल वीमेन को लेके ट्रेनिंग देती हूँ। तो उनको मैं ट्रेनिंग्स देती हूँ। कोई भी मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट होता है गवर्नमेंट के साथ या फिर कुछ भी हो, तो मैं उनको लेके जाती हूँ। और मैं कहीं पे भी काम करूं, मेरे साथ हमेशा लेडीज लोग ही काम करते हैं, जिनको मैं ट्रेनिंग देती हूँ, सर्टिफाइड ट्रेनिंग। ओके ओके ओके। तो वहीं से मेरे साथ तो आज तक मैं अभी तक 167 मतलब ट्राइबल वुमेन को ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। ओके 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 167। और कभी भी कहीं पे भी मेरे को मैन पावर की जरूरत होती है, बैंडविड्थ की जरूरत होती है, तो मैं यहीं से ही लेती हूँ। और वो लोग मेरे साथ जाते हैं, उनको पेमेंट्स भी मिलता है अच्छा खासा, वो लोग मेरे साथ कनेक्टेड है। और बात करते उड़ीसा टूरिज्म डिपार्टमेंट जो कि OTDC, तो मैं वहाँ की मेंबर हूँ, एसोसिएटेड हूँ एज ए कमिटी क्विजिन डिपार्टमेंट में। और कुछ भी अगर हमारे यहाँ के उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से रिलेटेड टू फूड, रिलेटेड टू रेस्टोरेंट कुछ भी चीजें होता है, सो वी आर टोटली इन्वॉल्व इन दैट। और फिलहाल अभी हमारे यहाँ पे 20 मार्च को पोखर दिवस सेलिब्रेट किया गया था, और वहाँ पे हम लोग गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्ड किए थे। तो यू आर एम्पावरिंग द वुमेन ऑल्सो। तो आप उनको ट्रेनिंग में क्या डिशेस बनाना सिखाते हो या क्या क्या बताते हो, क्या सिखाते हो उनको ट्रेनिंग में? बेसिकली हमारे जो ट्राइबल वुमेन होते हैं ना, तो उनको एक्चुअली प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोफेशनल किचन में कैसे काम किया जाता है। एक्चुअली इंग्रेडिएंट्स का नाम से लेके कटिंग स्किल से लेके उनको बेसिक चीज से लेके प्रोफेशनल तक का ट्रेनिंग दिया जाता है।
तो ये ट्रेनिंग 3-4 दिन के लिए होता है, फिर उसके बाद और एक बार ट्रेनिंग होता है, तो वो कंटिन्यूएशन में चलता रहता है। और कहीं न कहीं घर में कुकिंग करना और प्रोफेशनल किचन में कुकिंग करना में हेल एंड हेवन डिफरेंस होते हैं। तो आपको घर में आप कैसे भी रहो, जो भी रहो, लेकिन प्रोफेशनल किचन में आपको कैसे क्या गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो सारा चीज़ मेंटेन करना पड़ेगा। तो एक होता है ना, पहले 2 दिन आपको उनको थोड़ा बहुत कंफर्टेबल फील करवाना होता है, उनको समझाना मतलब करना होता है। तो बाकियों का चीज़ होता है कि जैसे कि मैं पहले मतलब ये वाला इंटरव्यू से पहले बोली थी, मैं इकलौती बेटी हूँ, मेरे पापा मेरे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए। तो हमारे कम्युनिटी में ना बहुत लेग पुलर होते हैं, जो कि बोलते हैं बिटिया को पढ़ा के क्या फ़ायदा, वे तो वैसे ही मतलब चूल्हा चौखा सँभालेगी। तो मेरे दिमाग में ये ना पूरा मतलब रह गया था कि जो लोगों का दिमाग में जो रहता है कि लड़कियों का काम होता है चूल्हा चौखा सँभालना, तो आज वो चूल्हा चौखा सँभाल के मैं नाम कमा रही हूँ, पैसा कमा रही हूँ, लोगों को भी सिखा रही हूँ। तो वो दिमाग में मैं मतलब जितने भी मैरिड वुमेन आते हैं, तो मैं बोली कि आप ये मत सोचो कि आपका शादी हो गया तो आपका लाइफ एंड हो गया। आप जब भी चाहो आप स्टार्ट कर सकते हो। तो कहीं न कहीं बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है, इंटरेस्टेड है और वो मेरे साथ काम कर रहे हैं। That's great. बहुत भाई, you are empowered women, Madhusmita ji. I mean, I feel like you are yourself empowered and you are empowering other women also. And that's great. That's great. तो चलिए यहाँ हम रुक के एक गाने के लिए रुक जाते हैं और फिर थोड़ा सा आपसे पर्सनल लाइफ के बारे में भी कुछ आपकी बातें करते हैं, राइट? जी। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। इस झूठी नगरी से तोड़ के नाता जा प्यारे, अमर रहे तेरा प्यार, खुश रहना मेरे यार। जानवर कोई इंसान को मारे, जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में वहशी उसे सारे। एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है, चुप क्यों है संसार, खुश रहना मेरे यार। तो वेलकम बैक। तो आप बताइए मधुस्मिता जी, थोड़ी सी लाइट सी बातें करते हैं। आपकी फेवरेट डिश कुक करने और खाने के लिए क्या है, बनाने के लिए क्या है, और आप खाने के लिए आपको क्या अच्छा लगता है? अगर आपको चॉइस दी जाए तो क्या पसंद है आपको?
मैं मेरे को कोई भी चिकन रिलेटेड जो भी है मेरे को बहुत पसंद है और मैं चिकन को देख के मैं बहुत वीकनेस हूँ, मुझे चिकन बहुत पसंद है। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो जब आप घर पे होती है तो अपने लिए क्या बनाती है? सिंपल सिंपल सा खाना बनाती हो या कोई एक्सपेरिमेंट करती हो घर के अंदर भी? घर के अंदर तो एक्सपेरिमेंटल चलता रहता है, क्योंकि हाँ, घर के अंदर एक्सपेरिमेंटल चलता रहता है, लेकिन खुद के लिए जब खाना बनाती हूँ बहुत सिंपल खाना बनाती हूँ। खिचड़ी हो गया, दाल चावल हो गया, बस इतना। आपने वो एक खसारी दाल कुछ बोला था, व्हाट इज दैट खसारी दाल? खसारी दाल उसको इंग्लिश में बोला जाता है ग्रास पी, और वो एक बेसन का अदर सब्स्टिट्यूट है। इट इज यूज्ड फॉर बाइंडिंग पर्पस। आप फ्रिटर्स भी बना सकते हैं, बेसन का पकोड़ा जैसे बनता है उसका पकोड़ा भी आप बना सकते हैं। ओके ओके, लेकिन एज ए दाल भी उसको खा सकते हैं, दाल भी बना सकते जी हैं, जी दाल है, जी, इट्स ए जैसे दाल। चना, जैसे हम लोग चना वगैरह उसको भिगो के बॉईल करके नॉर्मल चाट की तरह खाते हैं, उसको भी आप बना के खा सकते हैं, या फिर उसका दाल भी बना सकते हैं। ओके ओके। अच्छा, कोई ऐसा आपकी, जैसे आप इतना सारे बड़े बड़े प्रोफेशनल किचन में काम करते हो, कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो आपके साथ में जो बहुत फनी सा हुआ हो, या कोई मजाक हो गया हो, या कोई बड़ा एम्बैरेसिंग गूफ अप हो गया हो आपके साथ किचन में? ऐसा कोई हुआ इंसिडेंट आपके साथ में? हाँ, रिसेंटली हुआ था। जैसे कि मैं कोणार्क इको रिट्रीट में थी फ्रॉम द मंथ ऑफ दिसंबर से मार्च तक। तो वहाँ पे बहुत सारे मतलब वीआईपी वीवीआईपी लोग आते थे और सारा का सारा प्रेशर मेरे पे ही आता था। तो जितने भी वीवीआईपी आ रहे थे तो मेरे को ही जाना पड़ता था उनके साथ पर्सनली इंटरेक्ट करने के लिए। तो एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह मैं मतलब थी वहाँ पे राउंड में गई थी किचन में कि आज मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में क्या लग रहा है। तो तुरंत एक सर आके बोल रहे कि आज ना गजपति आ रहे हैं और आपको सारा चीज रेडी करके रखना पड़ेगा। तो मैं बोल दी वहाँ पे कि कौन गजपति है वो। ओके, तो मेरे दिमाग से वो निकल गया था, अरे वो महाराज गजपति जो है वो आ रहे हैं आज। और बोली तो हाँ, वो है कौन, मेरे को पता नहीं है। तो लिटरली मेरे को पता नहीं था कि वो है कौन, उनका नाम भी मेरे को पता नहीं था। फिर अरे हमारे पुरी के महाराज है वो, मतलब जगन्नाथ मंदिर को ये करते हैं, पूजा करते हैं, उनको सेकंड जगन्नाथ बोलते हैं, ऐसे करके फिर जाके मेरे दिमाग में आया। तो फिर वो वाला जो मोमेंट था, और वहाँ पे जितने सराउंडिंग्स में जितने लोग थे वो लोग कंफ्यूज भी थे, शॉकिंग भी थे, कोई हंस रहा था, कोई क्या कर रहा था। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू में मतलब मेरे को थोड़ा बहुत एम्बैरेसिंग लगा कि चलो मेरे मुंह में क्या निकल गया जो कि मतलब ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। वो वाला चीज निकल गया था मेरे लिए। राइट राइट। तो आप, अच्छा चलो, जब आपने गजपति महाराजा दिव्या सिंह जी की बात कर दी है, तो आपने कई वीआईपीज को भी सर्व किया है। मोहन चरण मांझी है, गजपति महाराजा दिव्या सिंह है, और आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को भी सर्व किया है। तो इनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहता है? ये लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं? आपको बुलाते हैं किचन से कि आओ, या आप यू सुपरवाइज? वही चीज हो रहा था, क्योंकि इनसे मिलना इट इज लाइक ए ड्रीम, क्योंकि सीएम के साथ मिलना मुमकिन के नामुमकिन जैसा ही होता है हमारे लिए। जब वहाँ पे वो लोग आए तो हमें पहले से ही वार्न किया जाता है कि लाइक आज सीएम आएंगे, कि आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर आएंगे, या फिर आज डीसीएम आएंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो पहले से खाना बना के रखना पड़ता था, क्योंकि उनके जो फूड इंस्पेक्शन वाले होते हैं तो वो लोग टेस्टिंग के लिए आते हैं, चेक करने के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं हाँ, जो भी मिनिस्टर्स लोग आते हैं, वीवीआईपी लोग आते हैं, तो पहले से खाना बना के हम लोग रखते हैं, क्योंकि वो लोग पहले से फोन पे ही बता देते हैं कि हम लोग क्या खाएंगे क्या नहीं। वैसे अकॉर्डिंगली हमें बनाना पड़ता था, साथ में इन हाउस गेस्ट के लिए भी बनाना पड़ता था। तो जब उनको सुपरवाइज करने के लिए मैं जाती हूँ, मैं उनको पूछती हूँ, ऑन द स्पॉट खाना भी चेंज होता था, उनके लिए भी नया नया बनाना पड़ता था। तो पहले जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए तो ही वॉज वेरी गुड टू मी, ही मेड मी कंफर्टेबल ओवर देयर कि आप कैसे हैं, आप हमें क्या खाने देंगे, मुझे ऐसे खाने मत दो जो मैं पहले से खा चुका हूँ, आप मुझे प्योर ऑथेंटिक ओडिया खाना दो जो कि उड़ीसा में फेमस है।
तो मैं बोली ठीक है, मैं आपके लिए खाना बना के दूंगी। तो फिर डिनर का प्रोग्राम था, तो उनके लिए मैं खाना बनाई, तो उनको इतना अच्छा लगा, तो लास्ट में वो मेरे लिए एक फीडबैक देके गए थे। तो वो चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा। और जब वो सीएम के बारे में जब हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आए थे, तो कहीं ना कहीं वो हमारे कम्युनिटी के हैं, हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के हैं। तो सो आई कैन कनेक्ट कि हाँ उनको क्या पसंद है, बीइंग फ्रॉम ए ट्राइबल कम्युनिटी। सो समाउ तो मैं उनके लिए प्योर देसी ट्राइबल वाला खाना बनाए थे, उनको बहुत पसंद आ गया। तब से लेके आज तक वो मेरा नाम भी याद रखे हैं, कहीं पे भी जाती हूँ तो वो मेरे को 2-3 बार फेलिसिटेट किए हैं, और हमारे लैंग्वेज जो होता है उसी लैंग्वेज में वो मेरे से बात करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। चलो चलो, वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। यू आर ए सेलिब्रिटी हो आप तो, बिल्कुल मजा आ गया आपसे बातें सुन के। अच्छा, इसका मतलब है कि इनका पहले ही खाना डिसाइडेड होता है, या अला कार्टे आके ऐसे ऑर्डर नहीं करते आपको सारे वीवीआईपी? पहले खाना डिसाइड जो होता है सर, वो पहले से आने से पहले तो बता देते हैं, लेकिन जब हम खाना भी देते हैं ना कहीं उनका मूड स्विंग होता है, वो हमेशा चेंज करवा देते हैं। और हाँ, तो ऐसा नहीं है कि खाने के बाद चले जाते हैं, तो वो लोग स्टे भी करते हैं, तो वो स्टे के टाइम में उनका आला काटे वाला रहता है। तो मैं जब कोणार्क में थी 3 महीने के लिए, तो हमारा सुबह 5 बजे से लेकर रात के 2-3 बजे तक हमें काम करना पड़ता था किचन में। तो अराउंड 200 to 300 लोगों के लिए खाना बनाना पड़ता था, इन हाउस गेस्ट लोगों के लिए, और साथ में इनका भी जो पैसे होते हैं खाने पीने का, उनका भी हम लोग करते थे। तो कहीं ना कहीं मतलब उनका आला काते भी होता था। तो वहाँ पे हम लोग का जैसे कि चाइनीज हो गया, थाई हो गया, कॉन्टिनेंटल हो गया, वो सारा चीज वहाँ पे अवेलेबल था, तो उनको जो चाहिए होता है तो वो लोग खाते थे। दैट्स वंडरफुल, मजा आ गया। लेकिन बहुत ज्यादा आपको, यू हैव टू बी वेरी क्विक थिंकिंग पर्सन ना, कि एकदम उनके हिसाब से सब तैयार करना, सारा प्लानिंग करना और वही डिश बना के प्रेजेंट करना बहुत 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 डिफिकल्ट काम है, और रिस्पॉन्सिबल भी बहुत है, और ट्रिकी भी बहुत है। उनका मूड कब खराब हो जाए ये भी पता नहीं लगता बड़े आदमियों का, राइट? जी। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो चलो आपसे एक अपन रैप अप करते हैं कुछ। मैं रैपिड फायर में एक वन वर्ड आंसर आप दे देना मुझको। वन इंग्रेडिएंट दैट यू लव द मोस्ट। सॉल्ट। नमक के बिना कुछ नहीं। वंडरफुल आंसर। योर कंफर्ट फूड। या माय कंफर्ट फूड दाल चावल, wonderful. One word that defines your journey. Believer. Wonderful. If not a chef, what would you be? Engineer. That's wonderful. मजा आ गया, ऐसी कूल ड्रिंक पीने को मिल जाए तो, और वो भी मधुस्मिता स्पेशल, तो मजा आ जाए। तो चलो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास बातचीत शेफ मधुस्मिता सोरेन के साथ। एक ऐसी इंस्पायरिंग जर्नी जहां पैशन, कल्चर और पर्पस एक साथ मिलकर एक नई कहानी लिखते हैं। मधुस्मिता जी ने हमें ये समझाया कि खाना सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि आइडेंटिटी, ट्रेडिशन और एम्पावरमेंट का भी माध्यम है, और अगर दिल से किया जाए तो एक सिंपल सा व्यंजन भी दुनिया भर में अपनी पहचान बना सकता है। थैंक यू सो मच मधुस्मिता जी फॉर जॉइनिंग अस एंड शेयरिंग योर ब्यूटीफुल जर्नी विद आवर लिसनर्स। It was truly a pleasure having you on the show. दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना न भूलिएगा।